कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। जी हां, अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्वर्ण मंदिर की, जहां पर 62 विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 3 दिन हुए हैं मात्र उन्हें पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालते हुए, और उसके बाद लगातार इसी तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कभी रोड शो, कभी इस तरह के कार्यक्रम, जहां पर आज सुबह सुबह ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर के आवास की तस्वीर है, जहां सुबह सुबह 62 विधायक यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और अब स्वर्ण मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक तरह से पहुंचे तो है मत्था टेकने के लिए, अमन चैन शांति की दुआ मांगने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है, काफी कुछ कह रही है पंजाब की सरकार को, काफी कुछ कह रही है आज की राजनीति को, दिल्ली दरबार को। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, ये जो काफिला है एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का, जो कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो लेकर पहुंचे हुए हैं स्वर्ण मंदिर, कहां तक आगे बढ़ा, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए श्वेता, आज सुबह सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया था और कहा था कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है, और हमने देखा कि हवाओं का रुख सचमुच बदल रहा है। एक एक करके 62 विधायक उनके अमृतसर आवास पर पहुंच गए। 3 घंटे तक मंत्रणा हुई, बैठक हुई, बड़ी बातें हुई पार्टी को आगे ले जाने की, और उसके बाद ये सभी लोग एक बस में बैठकर स्वर्ण मंदिर परिसर पहुंचे। और अभी नवजोत सिंह सिद्धू, 62 विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद हैं, यहाँ पर माथा टेक रहे हैं, और इस सब को एक शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कैप्टन खेमे को पहले ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब कुछ कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर सिर्फ 3 कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं, बाकी ज्यादातर विधायक 62 विधायक बड़ी संख्या अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इस वक्त शीश नवा रही है। जरा स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें भी दिखा दें वहां। बिल्कुल मंजीत, जरा स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें भी दिखा दें अगर संभव हो तो। श्वेता जी देखिए श्वेता, इस वक्त ये स्वर्ण मंदिर परिसर का नजारा है, और इस वक्त सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ प्रसाद बंट रहा है, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, न केवल पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों से, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी दूसरे दूर दराज के राज्यों से भी यहाँ पर शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। बहुत बड़ी आस्था है लोगों की स्वर्ण मंदिर परिसर में। आप हुजूम देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर उमड़ा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू उनके समर्थक तो है ही, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। अगर आप कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से लोग प्रसाद के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, 4 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, देर शाम तक जारी रहता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु इस भीषण गर्मी में भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और पंजाब का ये सबसे बड़ा सिख धार्मिक स्थल है। होली सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। यहाँ के आसपास बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, न केवल सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले, बाकी दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाले धार्मिक स्थल भी हैं। पासी दुर्गाना मंदिर है, वो भी इसी तरह का आस्था का एक बड़ा केंद्र है। साथ ही वाल्मीकि ऋषि का मंदिर भी है। नवजोत सिंह सिद्धू, उनके साथ हुए सारे विधायक और तीनों कैबिनेट मंत्री भी बार बार इन सभी धार्मिक स्थलों में जाकर शीश निभाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त भगवान के दरबार में है, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को उनसे मिलना है तो सबसे पहले उनको माफी मांगनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, ये देखिए, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये 62 विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर है, और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती है। पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही नवजोत सिंह सिद्धू जिस तेवर के साथ सामने आए हैं, वो सीधे तौर पर कैप्टन सरकार को चुनौती दे रहा है, कैप्टन सरकार को संकेत दे रहा है कि दरअसल उनके साथ कितने लोग हैं। आपको बता दें कि अगर हम पंजाब की बात करें तो कुल मिलाकर 80 विधायक वहां पर है टोटल, और वैसे जो दावा कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि उनके साथ 62 विधायक हैं, ऐसे में अब कैप्टन सरकार को सोचना होगा कि आगे का सफर कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है। और पंजाब के बाद बात करेंगे अब हम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल, क्या शहीद दिवस बहाना है और 2024 पर निशाना है? बड़ा सवाल। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज शहीद दिवस मना रही है। इस मौके पर
उनके मेगा प्लान के यही सियासी माने निकाले जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी इसे खुलकर स्वीकार कर रही है। वैसे भी हर साल 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मनाती है, मगर इस बार ममता बनर्जी कोलकाता से दोपहर 2 बजे वर्चुअल स्पीच देंगी, जिसे तमाम राज्यों में लाइव दिखाने के इंतजाम किए गए हैं। कहां दिखाया जाएगा, आपको हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु और कोलकाता में तो है ही। कोलकाता से ये प्रोग्राम हो रहा है। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात के 32 जिलों में उनकी स्पीच दिखाई और सुनाई देगी। यूपी के कई जिलों में इसे दिखाया जाएगा। दोनों ही राज्य चुनावों में जाने वाले हैं, यानी कि अगले साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है। गुजरात में टीएमसी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। इसके अलावा दिल्ली, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में ममता की स्पीच लाइव दिखाई देगी। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, सीधे तौर पर इसमें अब कुछ ढकने या छिपाने की बात नहीं है। ममता बनर्जी खुलकर अब 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी की नजरें 2024 पर हैं और उसी के मद्देनजर ये जो शहीद दिवस का कार्यक्रम है, इससे पहले तक सिर्फ बंगाल में सीमित होता था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में इसको पहुंचाने की ये जो पुरजोर कोशिश है, ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। सिर्फ बंगाल नहीं, गुजरात, दिल्ली, यूपी, केरल, त्रिपुरा, यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा दीदी छोड़ना नहीं चाहती हैं और उसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि 2024 को लक्ष्य में रखकर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी खुद को एक सबसे बड़ा विरोधी चेहरा स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं और उसकी वजह भी है कि असेंबली इलेक्शन जो हुआ था, जितनी जो डिग्री इस चुनाव ने पाई थी और उसमें जीत के बाद ममता बनर्जी का जो उत्साह बढ़ा है, उसी उत्साह की परिणति है ये सोच कि वो अब चाह रही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि मोदी और अमित शाह के जोड़ी को उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी, एक अच्छा मार्जिन लिया, तो इसी की सोच को वो बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल। और जो विपक्ष है कहीं ना कहीं अनुपम, विपक्ष भी यही मानता है कि एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वो खुद उभरी हैं, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। जरा तस्वीरें वहां पर दिखाएं जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। 2 बजे का वक्त था अनुपम। कब ममता बनर्जी स्पीच देंगी, कोई जानकारी वो भी बताएं और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, 2 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने की बात है और जो लाइव लिंक है वो दे दिया गया है। हम लोग इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल बगल में जो जायंट स्क्रीन लगाया गया है वहां पर मौजूद हैं और ये कुछ ही मीटर दूरी पर ये जगह है, मिलन संघ कालीघाट में, ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल बेहद करीब। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन फिल्म चलाई जा रही है जो लिंक दिया गया है और इसी लिंक के जरिए थोड़ी देर में ही ममता बनर्जी का भाषण शुरू होगा, जो इस बार सिर्फ बांग्ला में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रसारित किया जाएगा। और इसके लिए जो कोशिशें की गई हैं, पूरे बंगाल में जगह जगह हर ब्लॉक में एलसीडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां 50 लोगों की एक लिमिटेड व्यवस्था की गई है कोविड के मद्देनजर। वहां पर वो देख सकेंगे। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के अलावा गुजरात के 32 जिलों में इस तरह की व्यवस्था है। तो इसी तरह की व्यवस्था समूचे जगह करी गई है जहां पर एलसीडी स्क्रीन पहुंचाया गया है लोगों तक उनका भाषण पहुंचाने के लिए। फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, और जो ममता बनर्जी का खुद का पेज है, अभिषेक बनर्जी का खुद का पेज है, इसके अलावा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पेज है, इन सभी पेजों पर ये लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो ये पूरी समुचित व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए इस बार की गई है। बिल्कुल अनुपम, और आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार हैं 2024 के लिए और कहीं ना कहीं अब उस राज्य से निकलकर अब राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को और अपनी छवि को बनाने की कोशिश। इधर शहीदी दिवस के बहाने ममता बनर्जी ने एक बड़ा संदेश दिया है कई राज्यों में उनका वर्चुअल संबोधन। ये साफ है कि ममता बनर्जी का इरादा क्या है। हमने ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। शहीद दिवस पर मौजूद है मंत्री फरहाद हकीम। अगर बता सकते हैं आज शहीद दिवस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे ममता बनर्जी? आज ममता बनर्जी की तरफ हम लोग सब देखेंगे और ममता बनर्जी क्या आदेश देती हैं वो हम लोग उसके लिए उत्साहित बैठे हुए। हमारे 21 जुलाई तिरानवे में तब भी ममता बनर्जी के सैनिक थे, आज भी ममता बनर्जी के सैनिक हैं और जीवन भर मृत्यु तक ममता बनर्जी के सैनिक रहेंगे। हमारी एक ही इच्छा है
वह है ममता बनर्जी का नेतृत्व में लड़ते लड़ते एक दिन हमारा मृत्यु हो जाए और उस दिन ममता बनर्जी हमारे तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग हमारा देह में कब्र से पहले दे दें। और 2024 के बारे में क्या प्लान्स है? प्लान करने ही आंदोलन, इंसान के पास पहुंचना और जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आघात आ रहा है उससे भारतवर्ष को मुक्त देना। और पेगासस के बारे में कुछ बता सकते हैं ममता बनर्जी, क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं जानते वो क्या बताएगी, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार दिया है, जो हमारे जीवन हमारा है, हमारे सोच हमारा है, हमारे वक्तव्य हमारा है, उसे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो आज बीजेपी सरकार कर रहा है, इसे भारतवर्ष कभी मान नहीं लेगा। और शहीद दिवस के इस मौके पर ममता बनर्जी के जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, ये सुनिए। हम लोग इस बार एक दिन लड़ाई शुरू हुआ था 1993 में बंगाल से सीपीएम को हटाने के लिए, और इस बार हम लोग सारी देश से नरेंद्र मोदी का एक नया तंडे सरकार को हटाने के लिए हम लोग शपथ लिया है। और सारी देश में ये जो वर्चुअल मीटिंग सारी देश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, त्रिपुरा में, बंगला में, सभी जगह में ये वर्चुअली देखा जाए। तृणमूल कांग्रेस जो 21 तारीख शहीद दिवस मना रहा है, जो दूसरा पार्टी का 200 कार्यकर्ता को मौत का घाट उतार दिया, वो शहीद दिवस कैसे मना रहा? उसका शहीद दिवस ढंग नहीं है। तो आपको बता दें, इधर बीजेपी के नेताओं ने बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या पर दिल्ली में राजघाट पर शोक सभा की है, श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। 21 जुलाई बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। एक समय था कि कांग्रेस के एक आंदोलन में 13 युवकों की हत्या हुई थी और उस आंदोलन को ममता बनर्जी ने किया था और शासन में आने के पहले उन्होंने वादा किया था कि शहीदों को जिन लोगों ने हत्या किया है उनको सजा दी जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कमीशन भी बैठा, आज जिन लोगों ने हत्या किया वो मंत्री हैं और जिन लोगों ने हत्या करवाया उस यहाँ आज भी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ममता बनर्जी के पास अब औचित्य नहीं रह गया इस शहीद दिवस को मनाने का। पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता 40 के ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता का मौत हो गया। लाख लाख लोग घर से बाहर है, कहाँ है, किसी के पास मोबाइल है तो हमारे साथ फोन में बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग को भी तो मालूम नहीं है कि बहुत सारे के पास मोबाइल भी लूट लिया है, घर में भी लूट लिया है, बच्चे का जो बुक्स है, जो ज्वेलरी है, छोटा मोटा जो गरीब का जो था सब कुछ लूट लिया है। उनका जो घर में जो पालते हैं वो भी लूट कर लिया है, उसका जो जमीन है वो भी दखल कर लिया है। अभी कहाँ कहाँ सब लोग हैं, इसके ऊपर ही हमारा ये चल रहा है। पश्चिम बंगाल का परिस्थिति एकदम ठीक नहीं है, बहुत भयानक है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से मौत पर राजनीति तीखी हो गई है। कल राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से करारा जवाब आया। ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, और आज उस बेशर्मी को और अंडरलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जैसी उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं यह समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। सवाल राज्य सरकारों पर उठ रहे हैं। ऑक्सीजन संकट का रोना रो रही राज्य सरकारों ने केंद्र से मौत का आंकड़ा छिपाया।
सुनिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं। तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई।